नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कौशिक आप लोगों का मेरे YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लाया हूं, राजस्थान के दुर्ग। जो राजस्थान का दुर्ग है वह राजस्थान जीके से संबंधित रखता है दोस्तों। और राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उनमें राजस्थान का बहुत ज़्यादा रोल होता है, अर्थात राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, चाहे वह रीट से संबंधित हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे सेकेंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो या आरएस का एग्जाम हो। अर्थात राजस्थान सरकार के द्वारा जो जो राजस्थान से संबंधित एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उनमें प्रत्येक में राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसमें मैं पहला टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों, राजस्थान के दुर्ग। दुर्ग प्रारंभ करने से पहले एक खास बात, आप लोग जो मेरे चैनल को देख रहे हैं लाइक कीजिए, इसके साथ साथ आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जब आप लोग मेरे चैनल को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे खुशी होती है, और खुशी होने से मैं और ज़्यादा जोश से और ज़्यादा जागृत के आधार पर पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों के पास सीधे पहुंच जाएगा, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के दुर्ग। भारत में राजस्थान व महाराष्ट्र ही ऐसे दो राज्य हैं जहां पग पग पर किले मिलते हैं। बिल्कुल राइट है कि राजस्थान और महाराष्ट्र ही ऐसे दो राज्य हैं जहां पर पग पग पर अर्थात थोड़ी थोड़ी दूरियों पर किले देखने को मिलते हैं। राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ रियासत में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया था। अब यदि अपन वीर विनोद देखें तो वीर विनोद के लेखक कौन है दोस्तों? वीर विनोद के लेखक हैं कविराज शामल दास। इन्होंने ही वीर विनोद पुस्तक लिखी थी। यह राजस्थान के इतिहास को जानने का एक काव्य ग्रंथ है जिसमें काफी विस्तार से राजस्थान के इतिहास को बताया गया है। अर्थात वीर विनोद के अनुसार जो मेवाड़ रियासत में स्थित 84 दुर्ग हैं उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था मित्रों। और महाराणा जो कुंभा है वह राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक कहलाते हैं। अब सीधा प्रश्न उठता है कि दुर्गों का निर्माण मुख्य रूप से निम्न कारण के लिए किया जाता था। इसमें पहला कारण यह है कि राजस्थान व राज्य विस्तार व आक्रमण के समय प्रजा एवं राज्य की सुरक्षा के लिए किया जाता था। पशुधन को बाढ़ व प्राकृतिक प्रकोपों से बचाने के लिए दुर्गों का निर्माण किया जाता था, तथा दूसरे राज्य से जीत कर लाई गई संपत्ति व सामग्री के संग्रह के लिए दुर्गों का निर्माण किया जाता था, तथा इसके साथ साथ अन्य कार्यों की पूर्ति के लिए भी दुर्गों का निर्माण किया जाता था। यदि आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न आता है कि मध्यकाल में दुर्गों का निर्माण का मुख्य कारण क्या था, तो ये तीनों के तीनों मुख्य कारण थे। क्लियर होगी मित्रों? चलो आगे चलते हैं। अब यदि अपन दुर्गों के प्रकार देखें तो कौटिल्य ने दुर्गों का वर्गीकरण 4 कोटियों में किया। अर्थात कौटिल्य के अनुसार जो दुर्ग बताए गए हैं वह 4 प्रकार के बताए गए हैं मित्रों। पहला है औदक दुर्ग, दूसरा है पर्वत दुर्ग, तीसरा है धानवन दुर्ग और चौथा है वन दुर्ग। अब ओदक दुर्ग क्या होता है, पर्वत दुर्ग क्या होता है, धानवन दुर्ग क्या होता है तथा वन दुर्ग क्या होता है? यदि अपन ओदक दुर्ग देखें तो ओदक का शाब्दिक अर्थ होता है जल। अर्थात इस प्रकार का दुर्ग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, इस प्रकार का दुर्ग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो वही ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। अर्थात पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ दुर्ग ही कौन सा दुर्ग कहलाएगा मित्रों? ओदक दुर्ग की श्रेणी में आएगा। क्लियर हो गई बात? अगला दुर्ग कौन सा बताया? पर्वत दुर्ग। अर्थात पर्वत दुर्ग इस प्रकार का दुर्ग है जो पर्वत के ऊपर निर्मित किया हुआ हो वही पर्वत दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला देखें अपन धानवन दुर्ग। धानवन का मतलब होता है मित्रों रेत। अर्थात इस प्रकार का दुर्ग जो चारों तरफ से रेत के टीलों से घिरा हुआ हो वही दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट है वन दुर्ग। अर्थात इस प्रकार का दुर्ग जो घने जंगलों में स्थित हो उसे हम वन दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। इस प्रकार से मित्रों कौटिल्य के द्वारा कुल 4 प्रकार के दुर्गों की कोटियां बताई गई। पहली बताई गई ओदक दुर्ग, दूसरी बताई गई पर्वत दुर्ग, तीसरी बताई गई धानवन दुर्ग और चौथी बताई गई वन दुर्ग। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि कौटिल्य के अनुसार अमुक में से कौन से दुर्ग की कोटि या दुर्ग का प्रकार नहीं बताया गया, तो इन चारों को हटाकर कोई तीसरा जैसे आता है या अगला पांचवा कोई शब्द आता है तो उसको आप काला कर देना कि इस प्रकार का दुर्ग कौटिल्य के द्वारा नहीं बताया गया था। चलो अब आगे चलते हैं मित्रों। अब आगे देखें अपन शुक्र नीति। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार से कौटिल्य के अनुसार दुर्गों को 4 भागों में बांटा गया, उसी प्रकार से शुक्र नीति के अनुसार मित्रों दुर्गों कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में बांटा गया है।
पहला है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग क्या है? ऐसा दुर्ग जो काट चारों ओर से खाई, कांटों तथा पत्थरों से घिरा हो, एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। अर्थात इस प्रकार का दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो, कांटे हो तथा पत्थर हो, वह कौन से दुर्ग की श्रेणी में आएंगे मित्रों? एरण दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है वन दुर्ग। वह दुर्ग जो चारों ओर से बड़े बड़े वृक्षों व कांटेदार घनी झाड़ियों द्वारा घिरा हो, वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे एग्जाम्पल है रणथंबोर दुर्ग। यदि अपन रणथंबोर दुर्ग पर जाते हैं तो रणथंबोर दुर्ग चारों तरफ से लगभग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है तथा इसके साथ साथ चारों तरफ जंगल ही जंगल है। रणथंबोर अभ्यारण्य है तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, अर्थात रणथंबोर जो दुर्ग है वह किस श्रेणी में आ रहा है? वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके साथ साथ जो रणथंबोर दुर्ग है वह गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि चारों तरफ से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट है मित्रों गिरी दुर्ग। किसी पहाड़ी पर बना दुर्ग जिसके चारों ओर पर्वत श्रेणियां हो, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। यदि अपन इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग और सिवाना दुर्ग। ये जो तीनों दुर्ग हैं ये किस श्रेणी में बताए गए हैं मित्रों? गिरी दुर्ग की श्रेणी में बताए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अपन चलते हैं जलदुर्ग। जलदुर्ग कौन सी दुर्ग की श्रेणी में आता है? इस प्रकार का दुर्ग अर्थात वह दुर्ग जिसके चारों तरफ दूर दूर तक जल राशि विस्तर हो, अर्थात दूर तक जल राशि विस्तृत हो, जल ऑब्लिक ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है, अर्थात जल अथवा ओदक दुर्ग कहलाता है। यदि अपन इसका एग्जाम्पल देखें मित्रों तो गागरोन का दुर्ग इसका एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ भैंसरोगढ़ का दुर्ग भी इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आता है। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि अमुक में से कौन सा जल दुर्ग है, तो गागरोन का दुर्ग, भैंसरोगढ़ का दुर्ग ये जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। यदि ये ऑब्जेक्ट आता है तो आपको उस पर काला करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग क्या है? वह दुर्ग जिसमें शूरवीर तथा सदा अनुकूल रहने वाले बंधुजन लोग रहा करते हो, सहाय दुर्ग की श्रेणी में आता है। अर्थात सहाय का मतलब है सहायता के रूप में या फिर सहारे के रूप में। वहां पर शूरवीर और अन्य अनुकूल बंधुजन रहा करते थे, उसे सहाय दुर्ग कहलाते थे। राजस्थान में इस श्रेणी का कोई दुर्ग नहीं है। यदि आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न आता है कि अमुक में से कौन सा दुर्ग की श्रेणी राजस्थान में नहीं है, तो सहाय दुर्ग की श्रेणी राजस्थान में नहीं है। इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लियर होगी दोस्तों? नेक्स्ट अपन चलते हैं सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग किसे कहते हैं? वह दुर्ग जो सेना के वीरों द्वारा चारों ओर से घिरा हो तथा अभय हो, सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। अर्थात इस प्रकार का दुर्ग जो चारों तरफ से सेना के वीरों के द्वारा घिरा हुआ हो तथा अभय हो, जिसको कोई भेद ना सकता हो, वह कौन से दुर्ग की श्रेणी में आएगा? सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है मित्रों। इसके साथ ही नेक्स्ट है पारीक दुर्ग। पारीक दुर्ग क्या है? वह दुर्ग जो चारों तरफ से बहुत बड़ी खाई से सुरक्षित हो, पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। बहुत बड़ी सारी खाई हो चारों तरफ, तो वह कौन सी दुर्ग की श्रेणी में आएगा मित्रों? पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है। यदि अपन पारीक दुर्ग का उदाहरण लें तो भरतपुर का किला और डीग का दुर्ग जो है वह आराम से पारीक दुर्ग का अच्छा एक उदाहरण पेश करते हैं। भरतपुर दुर्ग का जो जिसे कि हम लोहागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, लोहा दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही डीग दुर्ग है, ये दोनों के दोनों पारीक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है मित्रों धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग क्या है? वह दुर्ग जो रेगिस्तान में बना हो और तथा जिसके चारों ओर रेत के मैदान हो, टीले हो, किस श्रेणी में आता है? धानवन दुर्ग की श्रेणी में मित्रों आता है। यदि अपन धानवन दुर्ग का एग्जाम्पल लें तो जैसलमेर का दुर्ग धानवन दुर्ग का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। आप लोगों के एग्जाम में इस प्रकार के सीधे प्रश्न उतर जाते हैं। नेक्स्ट है पारीद दुर्ग। अब पारीद दुर्ग क्या है? वह दुर्ग जो चारों ओर ईंट, पत्थर, मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारों के परकोटों से सुरक्षित हो, कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? पारीद दुर्ग की श्रेणी में आता है। पारीद दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अर्थात इस प्रकार का दुर्ग जो चारों ओर ईंट, पत्थर, मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारों के परकोटे से घिरा हो। एक बात याद रखना, पारीक और पारीद में अंतर होता है। क्लियर हो गई बात? कौटिल्य व मनु ने गिरी दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया
और इसके साथ ही शुक्रनीति के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वह सैन्य दुर्ग बताया गया है। यदि आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कौटिल्य व मनु ने सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा बताया, तो गिरि दुर्ग सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है। इसके साथ ही शुक्रनीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा बताया गया, सैन्य दुर्ग शुक्रनीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की श्रेणी में बताया जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब यदि अपन आगे चलें तो राजस्थान सरकार के 6 दुर्गों को यूनेस्को ने 21 जून सन 2013 को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की इस प्रश्न को काफी संभावना है कि अमुक में से यूनेस्को के द्वारा कौन सा दुर्ग विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार से कई बार प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं, पहला जो दुर्ग है चित्तौड़गढ़ है, दूसरा आमेर है, तीसरा रणथंबोर है, चौथा गागरोन है, पांचवा कुंभलगढ़ है और छठा जैसलमेर है। इस प्रकार से कुल 6 दुर्ग ऐसे हैं जो राजस्थान में विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को के द्वारा 21 जून सन 2013 में शामिल कर लिए गए। यदि एग्जाम में आता है कि राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया, तो आंसर होता है 6 दुर्ग। तथा इसके साथ प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से दुर्ग को शामिल किया गया है, तो इन 6 में से कोई एक आता है, बाकी 3 जो है वो गलत आते हैं, तो उन पर क्लिक कर दिया जाता है। क्लियर है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। आगे यदि अपन देखें तो अपना टॉपिक है रणथंबोर के दुर्ग। रणथंबोर का दुर्ग, यदि अपन रणथंबोर दुर्ग को देखते हैं तो रणथंबोर दुर्ग का जो वास्तविक नाम बताया गया है मित्रों, वह रंतपुर बताया गया है। रंतपुर बताया गया है रणथंबोर दुर्ग का वास्तविक नाम। अर्थात रंतपुर का मतलब क्या होता है, रंतपुर का शाब्दिक अर्थ होता है रण की घाटी। अर्थात इस प्रकार का दुर्ग जो रण की घाटी में स्थित हो वही रंतपुर कहलाता है। क्लियर होगी बात। और इसी को आगे जाके क्या कहा जाने लगा, रणथंबोर कहा जाने लगा। यदि अपन मित्रों इतिहासकार हीराचंद ओझा की बात देखते हैं तो इतिहासकार हीराचंद ओझा क्या कहते हैं कि रणथंबोर दुर्ग है जिसकी आकृति अंडाकार आकृति है। अर्थात रणथंबोर जो दुर्ग है मित्रों अंडाकार आकृति में बना हुआ है। यदि अपन इस रणथंबोर दुर्ग को देखते हैं, अर्थात इस अंडाकार दुर्ग की आकृति को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो रणथंबोर का दुर्ग है वह टोटल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अर्थात इसके चारों तरफ 7 पहाड़ियां हैं और 7 पहाड़ियों के मध्य में यह दुर्ग है। 7 पहाड़ियों के मध्य दुर्ग स्थित होने के कारण जब हम इस दुर्ग को दूर से देखते हैं तो यह दुर्ग हमें दिखाई नहीं देता है, और यह दुर्ग हमें दिखाई नहीं देता है, पास में आते हैं तभी यह दुर्ग हमारे को दिखाई देता है। और इसी कारण से एक इतिहासकार अबुल फजल हुए, तो अबुल फजल ने क्या कहा था, अबुल फजल ने कहा था कि और जितने भी दुर्ग हैं वो तो नंगे हैं, जबकि यह रणथंबोर का दुर्ग है ये बख्तरबंद दुर्ग है। अर्थात जितने भी दुर्ग हैं वह नंगे हो रखे हैं और जो ये दुर्ग है रणथंबोर का बख्तरबंद है, अर्थात पैक है एकदम से। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि अमुक कथन किसके द्वारा कहा गया, तो अबुल फजल के द्वारा कहा गया। जो ये रणथंबोर का दुर्ग है मित्रों, यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी आता है और वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। सीधा आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न आता है कि रणथंबोर का दुर्ग किस श्रेणी में आता है, तो ए ऑप्शन आता है गिरि दुर्ग और दूसरा ऑप्शन आता है वन दुर्ग, तो आप और सी ऑप्शन आता है उपरोक्त दोनों। तो आप लोगों को उपरोक्त दोनों पर ही क्लिक करना है। यदि अपन इस दुर्ग के निर्माण में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। अर्थात जितने भी इतिहासकार हुए वह अलग अलग बातें कहते हैं कि कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। परंतु यदि अपन सर्वाधिक मान्य तथ्य देखें तो यह इस प्रकार से है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी के लगभग अजमेर के चौहान शासक जयंत के द्वारा करवाया गया था, तथा इसके साथ ही इसका निर्माण 994 ईस्वी में रणथंबन देव के द्वारा करवाया गया था। जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बात माना जाता है रणथंबोर दुर्ग का, वह सबसे ज्यादा रणथंबन देव माना जाता है कि 994 ईस्वी में रणथंबन देव के द्वारा रणथंबोर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। यदि आप लोगों के एग्जाम में आता है मित्रों कि रणथंबोर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो रणथंबन देव के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया, 994 ईस्वी में करवाया गया। क्लियर हो गया मित्रों बात। नेक्स्ट चलते हैं। यदि अपन इस दुर्ग को देखें तो यह दुर्ग चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। इसी आधार पर अबुल फजल ने कहा कि यह दुर्ग पहाड़ी प्रदेश के बीच में है और
दुर्ग नंगे हैं परंतु यह दुर्ग बख्तर बंद है। तो सिंपल सी बात है, यह लाइन कई बार ऐसे के ऐसे एग्जाम में पूछी गई है कि अन्य दुर्ग नंगे हैं परंतु यह दुर्ग बख्तर बंद है, अर्थात रणथंबोर का दुर्ग बख्तर बंद है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो यह कथन अबुल फजल के द्वारा कहा गया। कई बार इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यह दुर्ग और दुर्ग नंगे हैं परंतु यह दुर्ग बख्तर बंद है। यह कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया है? तो यह कथन रणथंबोर दुर्ग के लिए कहा गया है। जो यह दुर्ग है हम्मीर के आन बान शान का प्रतीक है, अर्थात जो रणथंबोर का दुर्ग है वह हम्मीर के आन बान शान का प्रतीक भी बताया जाता है। नयनचंद सूरी कृत हम्मीर महाकाव्य, अर्थात नयनचंद सूरी ने हम्मीर महाकाव्य लिखा था। जोधराज ने हम्मीर रासो लिखा था। चंद्रशेखर ने हम्मीर हट लिखा था तथा गोडोउ व्यासकृत ने क्या लिखा था? हम्मीर हम्मीर रायण लिखा था। इन सभी ग्रंथों में हमें हम्मीर के बारे में जानकारी मिलती है, इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा। कई बार ये कॉम्प्लेक्स टाइप आ जाता है, अर्थात मिलान करने के लिए भी आ जाता है कि नयनचंद सूरी हम्मीर महाकाव्य, जोधराज हम्मीर रासो, चंद्रशेखर हम्मीर हट और गोडोउ व्यास हम्मीर रायण, इन चारों पुस्तकों को आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं। रणथंबोर दुर्ग पर सर्वप्रथम आक्रमण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। ये कई बार प्रश्न आया है कि रणथंबोर दुर्ग के ऊपर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग पर 1291-92 ईस्वी में 2 बार आक्रमण किए, परंतु इस दुर्ग की मजबूत सुरक्षा को देखकर यह कहकर वापस लौट गया कि ऐसे 10 किलों को तो मैं मुसलमान के मूंछ के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यह काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन है मित्रों, यह काफी बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। कई बार मूंछ लिखनी आ जाता है और कई बार मूंछ रब कर देते हैं, मूंछ नहीं दिखाते हैं और डायरेक्ट बोल देते हैं कि मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अमुक में से यह कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया? तो यह कथन रणथंबोर दुर्ग के लिए कहा गया तथा इसके साथ ही यह कथन किसने कहा? तो सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा। क्लियर हो गई बात? अब यदि अपन रणथंबोर दुर्ग का अध्ययन करें तो नौलखा जो दरवाजा है यह इस दुर्ग का प्रवेश द्वार बताया जाता है। तो सीधा एग्जाम में आता है नौलखा दरवाजा कहाँ स्थित है? तो यह रणथंबोर दुर्ग का मुख्य द्वार है। इसके साथ ही तोरण दरवाजा भी रणथंबोर दुर्ग में ही स्थित है। जो ये तोरण दरवाजा है यह 3 दरवाजों का समूह है मित्रों। इस नौलखे दरवाजे के पश्चात एक त्रिकोणी दरवाजा आता है, अर्थात इस नौलखे दरवाजे के पश्चात ही एक त्रिकोणी दरवाजा आता है जो कि 3 दरवाजों का समूह है, जिसी को हम तोरण दरवाजा कहते हैं। इस दरवाजे को चौहान शासकों के काल में तोरण द्वार, मुस्लिम शासकों के काल में अंधेरी दरवाजा तथा जयपुर के शासकों के द्वारा इसे त्रिपोलिया दरवाजा कहा जाता था। अर्थात इस तोरण जो दरवाजा है या ये त्रिकोणी दरवाजा है, इसका अलग अलग शासकों के काल में अलग अलग नाम कहा गया, नाम से पुकारा गया। जैसे चौहानों के काल में इसे तोरण द्वार कहा गया, मुस्लिमों के काल में इसको अंधेरी दरवाजा कहा गया तथा जयपुर के शासकों के काल में जब कछवाओं का शासन हुआ यहाँ पर तो जयपुर के शासकों के समय इसको त्रिपोलिया दरवाजा कहा गया। क्लियर है मित्रों? नेक्स्ट अपन चलते हैं जोगी महल। जोगी महल जो है दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर स्थित है। इस महल का नाम जोगी महल इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जोगी सन्यासी रहा करते थे। इस कारण से इस महल का नाम क्या पड़ गया? जोगी महल पड़ गया। और वर्तमान में इस महल का जो प्रयोग किया जा रहा है, जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनके विश्राम के लिए इस महल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गई बात? जेत सिंह की छतरी, जेत सिंह की जो छतरी है चौहान राजा हम्मीर ने अपने पिता की समाधि पर लाल पत्थरों से 32 खंभों की 50 फीट ऊंची छतरी बनवाई थी। इसी छतरी को हम जेत सिंह की छतरी कहते हैं। अर्थात जो जेत सिंह की छतरी है इसका निर्माण चौहान राजा हम्मीर ने करवाया था अपने पिता की समाधि पर लाल पत्थरों से तथा यह 32 खंभों की है, इसलिए इसे 32 खंभों की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही यह 50 फुट ऊंची छतरी है।
इसी छतरी पर बैठकर हम्मीर देव जो था वह न्याय किया करता था। इसी कारण से इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहते हैं। इसके साथ ही हम्मीर देव अपनी अमीर कचहरी में भी न्याय किया करता था, जिसे हम्मीर चक्री कहते हैं। क्लियर हो गई मित्रों बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट यदि अपन चले गणेश मंदिर। गणेश जी का जो मंदिर है वह रणथंभौर के दुर्ग में स्थित है। राजस्थान में यह एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। मंदिर जो है वो राजस्थान में सिर्फ एक जगह ही है और वह है रणथंभौर के दुर्ग में। इस दुर्ग के अंदर तीन नेत्र के गणेश जी की पूजा की जाती है। क्लियर हो गई बात। इसके साथ ही रणथंभौर के दुर्ग में मित्रों एक शिव मंदिर भी स्थित है। शिव मंदिर जो है वह गणेश जी के मंदिर के पीछे स्थित है। इसी दुर्ग में हम्मीर देव ने अपना शीश काटकर शिव को अर्पित किया था। अब आप लोगों के मस्तिष्क में आ रहा होगा कि हम्मीर देव ने अपना शीश काटकर शिव को अर्पित क्यों किया। यह हम्मीर देव ने इसलिए अर्पित किया था क्योंकि हम्मीर जब रणथंभौर के ऊपर आक्रमण होता है, आगे बताऊंगा मैं, जब रणथंभौर के ऊपर रणथंभौर का पहला साका हुआ था तो साका के दौरान ही हम्मीर देव ने अपना शीश काटकर शिव के मंदिर में अर्पित कर दिया था। इसकी पूरी डिटेल मैं आगे समझाऊंगा आप लोगों को। अगला देखें अपन पीर सदरुद्दीन की दरगाह। जो पीर सदरुद्दीन की जो दरगाह है वह भी रणथंभौर के दुर्ग में ही स्थित है। दरगाहों से संबंधित काफी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है। कई बार आ जाता है मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है, सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ ही पद्मला तालाब भी रणथंभौर के दुर्ग में ही स्थित है। इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। हम्मीर देव की रानी रंग देवी के नेतृत्व में वीरांगनाओं ने यहाँ 11 जुलाई 1301 में जल जोहर किया था। तो इसी कारण से ही आगे जाकर हम्मीर देव ने क्या कर लिया था, हम्मीर देव ने भी अपना शीश काट दिया था। एक अफवाह फैल गई थी कि जो हम्मीर देव हैं वह युद्ध में केसरिया हो चुके हैं, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तो इस कारण से जो रानी रंग देवी थी वह अपनी वीरांगनाओं के साथ जल के अंदर कूद गई थी और जल जोहर कर लिया था। तो जब जल जोहर कर लिया था, लेकिन हम्मीर देव की युद्ध में विजय हुई थी। जब हम्मीर देव वापस लौट कर आते हैं तो उनको पता लगता है कि रंग देवी ने जल जोहर कर लिया है। तो इससे दुखी होकर ये शिव जी के मंदिर जाते हैं और अपने शीश को अर्पित कर देते हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। सुपारी महल। राजस्थान के रणथंभौर दुर्ग का सुपारी महल ही एक ऐसा महल है जिसमें मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर है, अर्थात तीनों धर्म का वहां पर समन्वय देखने को मिलता है या उदाहरण देखने को मिलता है। मंदिर मिलता है हिंदू धर्म, मस्जिद मुस्लिम धर्म तथा गिरजाघर ईसाई धर्म, अर्थात तीनों धर्म की संस्कृतियों का जो समन्वय हमारे को देखने को मिलता है वह सुपारी महल में मिलता है। और इस प्रकार का यह सुपारी महल राजस्थान में सिर्फ कहाँ स्थित है, रणथंभौर के दुर्ग में ही स्थित है। अब अपन चलते हैं रणथंभौर के साके पर। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बखान किया है। तो इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति मंगोल मीर मोहम्मद शाह था वह सुल्तान की मराठा बेगम चिमना ऑब्लिक कामरू से प्रेम किया करता था। अब यदि मित्रों आप लोग इसकी कहानी देखें तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी चिमना बेगम ऑब्लिक कामरू, वह मंगोल मीर मोहम्मद शाह से प्रेम किया करती थी, अर्थात दोनों एक दूसरे से प्रेम किया करते थे। तथा प्रेम वश में आकर दोनों एक दिन प्लान करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को खत्म कर दिया जाए तथा मंगोल मीर मोहम्मद शाह को राजा बना दिया जाए। जब मंगोल मीर मोहम्मद शाह और चिमना बेगम आपस में इस प्रकार की राय करते होते हैं और इस प्रकार का डिस्कस करते होते हैं तो इस बात की खबर अलाउद्दीन खिलजी को लग जाती है। जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात की खबर लगती है मित्रों, तो अलाउद्दीन जो खिलजी होता है मंगोल मीर मोहम्मद शाह और चिमना जो बेगम है उनके दोनों का मौत का फरमान निकाल देता है, मौत का फरमान पास कर देता है और सैनिक उनको पकड़ने के लिए रवाना हो जाते हैं। जब इस बात की खबर मंगोल सेनापति मीर मोहम्मद शाह को पता लगती है तो मंगोल मीर मोहम्मद शाह और चिमना बेगम दोनों के दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी से राज से, और आकर रणथंभौर आ जाते हैं और रणथंभौर में आकर हम्मीर देव राय के यहाँ पर शरण ले लेते हैं।
जब हम्मीर देव के यहाँ शरण लेते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी को जब पता लगता है कि हम्मीर राजा हम्मीर के पास ही ये दोनों के दोनों मेरे जो दुश्मन है या मंगोल मीर मोहम्मद और चिमना बेगम हम्मीर देव के पास में ही है, हम्मीर देव के यहाँ पे शरण ली है, तो अलाउद्दीन जो खिलजी है वह हम्मीर देव के पास फरमान पहुंचाता है कि राजा, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और न ही मैं आपके ऊपर आक्रमण करना चाहता हूँ। मेरे जो दो दुश्मन हैं, मंगोल मीर मोहम्मद शाह और चिमना बेगम, जिन्होंने मेरे खिलाफ मौत की साजिश रची है, आप इन दोनों को मेरे हवाले कर दीजिए। जब इन दोनों को हवाले करने की बात हम्मीर देव को पता लगती है तो हम्मीर देव यह तथ्य देता है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो इसका सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? इसका शाब्दिक अर्थ है, सिंहनी जो होती है सिंह को जन्म देती है, सतपुरुष का जो वचन होता है वह कभी भी निरर्थक नहीं जाता है, केले का जो पौधा होता है उस पर एक ही बार फल आता है, तथा औरत और आदमी के ऊपर तेल जीवन में एक बार ही चढ़ता है और हमीर हट भी एक बार ही चढ़ा करती है, दूजी बार नहीं चढ़ा करती है, अर्थात चढ़े न दूजी बार। इस प्रकार का तथ्य अलाउद्दीन खिलजी को हमीर कह देता है कि जब ये मेरे शरण में आ गए हैं तो मेरी हट है कि इनके जान माल की रक्षा करना मेरी पूरी जिम्मेदारी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही अंततः हम्मीर देव के पतन का कारण भी बताया जाता है। यदि हम्मीर देव इन दोनों गद्दारों को अलाउद्दीन खिलजी को सौंप देता तो किसी भी परिस्थिति में अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर के ऊपर आक्रमण नहीं करता, और रणथंबोर के ऊपर आक्रमण नहीं करता तो हम्मीर देव का पतन भी नहीं होता। चलो आगे चलते हैं। इस बात से जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वह नाराज हो जाता है मित्रों। जब वह नाराज हो जाता है तो दिल्ली से रवाना होता है और 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन रणथंबोर पर घेरा लगाता है, अर्थात 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर के किले को घेर लेता है। रणथंबोर के किले को काफी समय तक घेरने के पश्चात भी अलाउद्दीन खिलजी को सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। जब अलाउद्दीन खिलजी को मित्रों सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है तो वह नीति का प्रयोग करता है, और नीति के साथ साथ छल भी चलता है, अर्थात छल रूपी नीति का प्रयोग करता है। और छल रूपी नीति में क्या करता है? ये हम्मीर देव के दो सेनापति होते हैं, रणमल और रतिपाल। दो सेनापति बताए गए हैं, रणमल और रतिपाल। इन दोनों को लोभ देता है। क्या देता है मित्रों? इन दोनों को लोभ देता है। रणमल और रतिपाल को क्या लोभ देता है कि तुम मुझे रणथंबोर का दुर्ग जितवाने में मेरी मदद करो तथा इसके साथ ही गुप्त रास्ता भी बताओ और मेरी सहायता भी करो। बदले में मैं तुम्हें बूंदी का परगना सौंप दूंगा, अर्थात बदले में मैं तुम्हें बूंदी का राज सौंप दूंगा। इस बात का जो लोभ या प्रलोभन रणमल और रतिपाल को दिया जाता है तो रणमल और रतिपाल इस प्रलोभन को अस्वीकार नहीं कर पाते हैं और तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार करके लालच में आ जाते हैं, और लालच में आके अलाउद्दीन खिलजी की बात मान लेते हैं तथा उसके कहने पर खाद्य सामग्री में हड्डियों को डलवा डाल देते हैं। खाद्य सामग्री में जब हड्डियां डल जाती हैं, इसके साथ साथ गाय का खून भी पानी के अंदर डाल दिया जाता है, तो खाद्य सामग्री भी अपवित्र हो जाती है और पानी भी अपवित्र हो जाता है। जब इस प्रकार की दोनों कंडीशनें रणथंबोर के दुर्ग के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं तो पानी की तथा खाने की अत्यंत कमी हो जाती है। जब पानी की और खाने की अत्यंत कमी हो जाती है तो अंततया रणथंबोर के गेट खोल दिए जाते हैं तथा रणथंबोर के जो राजपूत होते हैं वह केसरिया करते हैं, और इसके साथ ही केसरिया करते हैं, और जो वीरांगनाएं होती हैं मित्रों वह जौहर करती हैं। इसी को ही साका कहा जाता है। यदि अपन साका देखें तो साके भी दो प्रकार के होते हैं मित्रों, एक होता है पूर्ण साका, एक होता है अर्ध साका। पूर्ण साका क्या होता है और अर्ध साका क्या होता है? पूर्ण साका एक इस प्रकार का साका है जिसमें जितने भी राजा होते हैं वह तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं, जिसे केसरिया कहते हैं, तथा जितनी भी महिलाएं वीरांगनाएं होती हैं वह जल पानी की अग्नि के अंदर जौहर कर लेती हैं, अग्नि जौहर करती हैं, और उसको उन दोनों को मिला लिया जाता है, तो उन दोनों को मिलाकर ही साका कहा जाता है। अब अर्ध साका क्या होता है? अर्ध साका इस प्रकार का साका होता है मित्रों जिसमें राजा और उसके सैनिक तो केसरिया हो जाते हैं, लेकिन जितनी भी रानियां और दासियां होती हैं वह जौहर नहीं कर पाती हैं, उसे ही अर्ध साका के नाम से जाना जाता है। चलो आगे चलते हैं। 11 जुलाई सन 1301 ईस्वी में राजपूतों ने केसरिया किया तथा हम्मीर की रानी रंग देवी ने जल जौहर किया। क्लियर हो गई बात? हम्मीर की रानी
रंग देवी ने जल जौहर किया। इसमें भी एक भेद चलता है मित्रों। भेद ये होता है कि जब हमीर देव जो होते हैं अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते होते हैं, तो अंततः अलाउद्दीन खिलजी की इस युद्ध में हार होती है और हमीर देव की विजय होती है। लेकिन एक देशद्रोही व्यक्ति होता है, वह देशद्रोही रंग देवी के पास आकर झूठी अफवाह फैला देता है कि जो राजा जी हैं वह शहीद हो गए, अर्थात केसरिया हो गए। जब इस बात की खबर रंग देवी को लगती है तो जो रंग देवी है वह जल जौहर करती है अन्य वीरांगनाओं के साथ जल जौहर कर लेती है। और यह जो जल जौहर है वह राजस्थान का प्रथम जल जौहर तथा प्रथम शाखा बताया गया है। जब जल जौहर करती है और अंततः हमीर देव युद्ध जीत कर वापस लौट कर आते हैं, तो आकर पाते हैं कि रंग देवी ने जल जौहर कर लिया है, तो वह काफी निराश होते हैं और निराश होने के पश्चात वह शिवजी के मंदिर जाते हैं और शिवजी को अपनी गर्दन चढ़ाकर भेंट कर देते हैं। इस कारण से उन्होंने शिव मंदिर में अपनी गर्दन चढ़ाई थी। क्लियर है दोस्तों? आगे चलें। 13 जुलाई सन 1301 ईस्वी में रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया, अर्थात 13 जुलाई 1301 ईस्वी। क्लियर है बात? अमीर खुसरो एक इतिहासकार था, उसने क्या कहा? अमीर खुसरो ने रणथंबोर के दुर्ग के बारे में लिखा कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, अर्थात कुफ्र का घर, यहाँ कुफ्र का क्या शाब्दिक अर्थ है? अर्थात गैर इस्लामिक गढ़, जहां पर इस्लाम ना माना जाता हो वह गैर इस्लामिक। तो कुफ्र जो है एक अरबी भाषा का शब्द है, यदि अपन इसका हिंदी रूपांतरण देखें तो गैर इस्लामिक अर्थात जहां पर इस्लाम ना हो, हिंदू धर्म हो, वह कुफ्र बताया गया। तो कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया। यह तथ्य काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सीधी लाइन आई है कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। यह कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया है? तो यह कथन रणथंबोर के दुर्ग के लिए मित्रों कहा गया है। इसके साथ साथ यह भी लाइन कई बार पूछी गई है कि रणथंबोर दुर्ग के लिए कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, यह किसके द्वारा कहा गया? तो यह अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पेज पे यदि अपन चलते हैं तो नेक्स्ट पेज क्या है आप लोगों के सामने? नेक्स्ट पेज आप लोगों के एक चित्र बना हुआ है। इसको चित्र के आधार पर मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास, जितना भी आप लोगों को पहले मैंने रणथंबोर दुर्ग पढ़ाया है, उस रणथंबोर दुर्ग को मैं डायग्राम के रूप में मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मित्रों ध्यान से देखिएगा, ये जो चारों तरफ से परकोटा बना हुआ है, ये चारों तरफ आप मान के चलें कि ये रणथंबोर दुर्ग है। जो रणथंबोर जो दुर्ग है मित्रों, वह 7 पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो 7 पहाड़ियों के मध्य स्थित होने के कारण यदि इस रणथंबोर दुर्ग को अपन दूर से देखते हैं तो यह दुर्ग हमारे को नजर नहीं आता है। और यह दुर्ग नजर नहीं आता है, इसीलिए अबुल फजल ने क्या कहा था कि बाकी जितने भी दुर्ग हैं वो तो नंगे हैं, और यह एक जो दुर्ग है वह क्या है? बख्तरबंद दुर्ग है, अर्थात चारों तरफ से ये पैक है, चारों तरफ से ये घिरा हुआ है 7 पहाड़ियों से। इस दुर्ग का यदि अपन निर्माण करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अबू फजल ने कहा कि और दुर्ग नंगे हैं परंतु यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह किस लिए कहा था? क्योंकि यह जो दुर्ग है मित्रों वह 7 पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। यदि हम इसको दूर से देखें तो यह दुर्ग हमारे को नजर नहीं आता है। पहाड़ियों से घिरे होने के कारण यह दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, तथा इसके साथ साथ जंगल चारों तरफ होने के कारण यह दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। अर्थात यह जो दुर्ग है वह गिरी दुर्ग भी है और वन दुर्ग भी है। क्लियर हो गई मित्रों बात? इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वह 994 ईस्वी में रणथंबन देव के द्वारा करवाया गया। सबसे ऑथेंटिक बताया जाता है कि रणथंबोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? रणथंबन ने करवाया। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक नाम दिया गया है मित्रों, या ऑथेंटिक नाम बताया जाता है वह रणथंबन बताया जाता है। यदि आप लोगों के एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि रणथंबोर दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया और उस ऑप्शन में रणथंबन देव जरूर आएगा, तो रणथंबन देव पर आप लोग काला कर दीजिएगा। यदि अपन आगे चलते हैं तो इस दुर्ग का जो मुख्य भाग है या मुख्य दरवाजा है मित्रों, वह नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। कौन से दरवाजे के नाम से जाना जाता है? नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। तो नौलखा जो पोल है वह कहाँ स्थित है? वह रणथंबोर दुर्ग में स्थित है। इसका प्रथम द्वार जो है वह नौलखा पोल के नाम से ही जाना जाता है। क्लियर है मित्रों? तथा इसके पश्चात जिस पोल का नाम आता है, इसके पश्चात जो दरवाजा आता है मित्रों, वह तोरण दरवाजे के नाम से जाना जाता है। किस
किस नाम से जाना जाता है? तोरण दरवाजे के नाम से जाना जाता है। और जो तोरण दरवाजा है ये 3 दरवाजों का समूह है मित्रों। कितने दरवाजों का समूह है? 3 दरवाजों का समूह है, जो कि अलग अलग काल में अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे मुगल काल में अंधेरी दरवाजा और चौहान काल में तोरण दरवाजा, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है। तो इसका जो अगला जो गेट आता है वह तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। अब यदि अपन इधर चलते हैं तो यहाँ पर एक महल बना हुआ दिख रहा है मित्रों आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। इसको जोगी महल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मित्रों? जोगी महल के नाम से जानते हैं। इस महल का नाम जो जोगी महल किस लिए पड़ा? क्योंकि यहाँ पर ऋषि मुनि जोगी सन्यासी रहा करते थे। इस कारण से इस महल का नाम क्या पड़ गया मित्रों? जोगी महल रख दिया गया। वर्तमान में इस महल का जो उपयोग है वह किस लिए किया जाता है? इस महल का उपयोग जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनके विश्राम के लिए इस महल का उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गई बात? अब यदि अपन स्क्रीन पर थोड़ा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर एक छतरी बनी हुई दिख रही है मित्रों आप लोगों को। और इस छतरी को किस नाम से जाना जाता है? जेत सिंह की छतरी के नाम से जाना जाता है। जेत सिंह की छतरी के नाम से जाना जाता है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं जेत सिंह की छतरी का निर्माण किसने करवाया था, ये आप लोगों को बता चुका हूं। यह जो छतरी है वह 32 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है मित्रों? 32 खंभों की छतरी है। अब जेत सिंह का जो छतरी है वो किसके द्वारा करवाई गई? हमीर देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अर्थात अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि के ऊपर ही इस छतरी का निर्माण हमीर देव ने करवा दिया था। क्लियर होगी बात? यह 32 खंभों की छतरी है तथा लगभग 50 फुट ऊंची बताई जाती है। इसके साथ ही यदि अपन और आगे चलते हैं मित्रों तो यहाँ पर एक मजार बनी हुई दिख रही है। कौन सी, क्या दिख रही है? मजार दिख रही है, जिसे हम दरगाह कह सकते हैं। तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह जो है वह रणथंबोर दुर्ग में ही स्थित है। तो आप लोगों के एग्जाम में यदि प्रश्न आता है मित्रों कि पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है, तो पीर सदरुद्दीन की जो दरगाह है वह रणथंबोर के दुर्ग में ही स्थित बताई गई है। क्लियर हो गई बात मित्रों? अब यदि अपन और आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे को एक और महल नजर आ रहा है। यह जो महल है इस महल का नाम क्या है मित्रों? सुपारी महल। तो सुपारी महल रणथंबोर दुर्ग के अंदर स्थित है। और राजस्थान में रणथंबोर दुर्ग में स्थित सुपारी महल ही एकमात्र ऐसा महल है जिसके अंदर हमें मंदिर के प्रमाण भी मिलते हैं, मस्जिद के प्रमाण भी मिलते हैं और गिरजाघर के प्रमाण भी मिलते हैं। अर्थात हिंदू, मुसलमान और ईसाई तीनों संस्कृतियों का समन्वय हमें रणथंबोर में स्थित सुपारी महल में देखने को मिलता है। यदि आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न आता है तो सीधा क्लिक कर दिया जाता है कि अमुक में से कौन सा महल मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर संस्कृति को प्रदर्शित करता है, तो सुपारी महल इन तीनों संस्कृतियों को प्रदर्शित करता हुआ नजर आता है। और जो ये महल है तीनों संस्कृतियों को प्रदर्शित करने वाला, ये रणथंबोर दुर्ग में स्थित है। अगला अपन चलते हैं मित्रों। यहाँ पर एक पानी दिख रहा है, तालाब दिख रहा है, जिसे पद्मला तालाब कहा गया है। यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है मित्रों पद्मला तालाब। तो ये पद्मला तालाब है, ये किस लिए फेमस है? ये पद्मला तालाब इसलिए फेमस है कि जब हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में युद्ध हो रहा था तो एक गलत अफवाह फैला दी गई थी। और गलत अफवाह गद्दारों के द्वारा फैलाई गई कि हमीर देव जो चौहान है वह युद्ध में वीर गति प्राप्त कर गए, अर्थात केसरिया हो गए। जब केसरिया हो गए तो जो रानी रंगदेवी होती है वह अपनी वीरांगनाओं के साथ इसके अंदर जल में कूद जाती है, अर्थात जल जोहर कर लेती है। इसलिए यह काफी फेमस है पद्मला तालाब। अगला यहाँ पे आप लोगों के दिख रहा है एक मंदिर रूपी आकृति दिख रही है जिसे शिवजी का मंदिर यहाँ पे लिखा हुआ है। अर्थात यह जो मंदिर है यह शिवजी का मंदिर है रणथंबोर दुर्ग में। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अफवाह जो फैलाई गई थी मित्रों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अफवाह फैलाई गई कि हमीर देव चौहान है वह वीर गति को प्राप्त हुए तो रानी रंग देवी क्या करती है? जल जोहर कर लेती है। लेकिन हमीर देव चौहान की इस युद्ध के अंदर हार नहीं हुई थी मित्रों। इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की हार हुई थी और हमीर देव चौहान की विजय हुई थी। काफी किताबों में कहा गया है कि हमीर देव चौहान केसरिया कर लेते हैं, लेकिन यदि अपन इसका डिटेल से पढ़ें तो हमीर देव चौहान ने केसरिया नहीं किया था। हमीर देव चौहान ने केसरिया रूप तो धारण किया था लेकिन वह वीर गति को प्राप्त नहीं हुए थे। युद्ध में उनकी विजय हुई थी। जब युद्ध में हमीर देव की विजय हो जाती है तो विजय होने के पश्चात वह वापस
आते हैं तो आकर देखते हैं कि उनकी जो प्रिय रानी थी वह जल के अंदर डूबकर मर चुकी है, अर्थात जल जोहर कर चुकी है। इसके साथ ही अन्य वीरांगनाओं ने भी जल जोहर कर लिया है। जब इस बात का उनको पता लगता है तो वह काफी दुखी होते हैं। दुखी होने के पश्चात अपने इष्ट देव भगवान शिव जी के मंदिर में जाते हैं, वहां पर बैठते हैं और बैठकर काफी दुखी होते हैं और अंततः अपनी ही तलवार से भगवान शिव जी के मंदिर में अपनी गर्दन को काटकर भेंट कर देते हैं। इसलिए यह शिव जी का मंदिर काफी प्रसिद्ध है और इसी कारण से कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की तो हार हुई और हम्मीर देव चौहान की जीत हुई थी। तो हम्मीर देव ने इसमें वीर गति को प्राप्त नहीं हुए थे, उन्होंने केसरिया नहीं किया था, सिर्फ केसरिया रूप ही धारण किया था। अब यदि अपन आगे चले तो यहाँ पर एक मंदिर और बना हुआ दिख रहा है, मंदिर की आकृति और बनी हुई दिख रही है मित्रों। और ये जो मंदिर है ये गणेश जी का मंदिर है। जो गणेश जी का मंदिर है, तो गणेश जी का जो मंदिर है यह एकमात्र राजस्थान में ऐसा मंदिर है जहां पर गणेश जी की 3 आंखों वाली मूर्ति रखी हुई है, अर्थात त्रिनेत्र जो गणेश जी हैं वह कहाँ देखने को मिलते हैं? त्रिनेत्र गणेश जी सिर्फ और सिर्फ हमारे रणथंबोर दुर्ग के अंदर ही देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गई मित्रों बात? इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ रणथंबोर का दुर्ग और दुर्गों के बारे में जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे खुशी होती है, और खुशी होती है तो मैं और ज़्यादा जोश के साथ आप लोगों को पढ़ाता हूँ और अच्छा मैटर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। इसके साथ साथ आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे जितने भी मैं वीडियो आने वाले समय में अपलोड करूँगा तो वो आप लोगों के पास सीधे ही पहुँच जाया करेंगे। जैसे ही आप YouTube खोलेंगे आप लोगों के पास, आप लोगों को मेरे वीडियो दिखने लग जाएंगे या दिखेंगे। तो इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब करने में आप लोगों का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि आप लोगों का ही फायदा होता है। लाइक करते हैं तो टीचर खुश होता है तो वह और ज़्यादा अच्छे मिजाज में और ज़्यादा अच्छे मूड में आकर आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करता है। सब्सक्राइब करते हैं तो भी आपका इसमें फ़ायदा होता है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी टीचर अपने वीडियो को अपलोड करता है तो सीधे आप लोगों के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही दोस्तों मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।